लोया एम, तुम कहाँ हो? कंपनी के पास वाला कॉफी शॉप। कुयानजो के साथ कॉफी पी रहे थे। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहा। बाई लोयान की जेंटल आवाज आई, पीछे मुड़ो। मैं तुरंत अपना सिर घुमाकर विंडो की ओर देखा, क्योंकि यानजो भी देखे, मेरी नजर का फॉलो करते हुए। हमने बाई लोयान को कॉफी शॉप से दूर नहीं, छोटे केक हाथ में लेकर खड़ा देखा। क्या तुमने मेरे फेवरेट केक मेरे लिए खरीदा? सही, फिर मेरा एक मोमेंट वेट करो। फोन काटते हुए मैंने कोई युआनझो की तरफ देखा। लोयान मेरा वेट कर रही है, तो मैं पहले निकल रहा हूँ। कोई युआनझो ने अपनी नजरें हटा ली, तो उसकी आंखों में जो जलन और अक्कियों में नहीं वाली फीलिंग थी, वो अब जा चुकी थी। उसके चेहरे पर बस एक हल्की सी स्माइल थी। मोहन बाय, गुड बाय। मैं कॉफी शॉप से निकला और भागते हुए सीधा बाई लुयान के पास गया। बाई लुयान ने वो छोटा सा केक पकड़ा हुआ था और मैंने एक हाथ उनके कंधों पर डाल दिया। हम दोनों एकदम क्लोज होकर हंसते बोलते हुए कबर्ड ग्रुपा की तरफ बढ़ने लगे। कॉफी शॉप में बैठा कोई युआन जो वहां तक देखता रहा जब हम उसकी नजरों से पूरी तरह गायब नहीं हो गए। सीनियर, गुड बाय। एक दिन घर जाते वक्त बाई लोयान को झांग वानकिंग का कॉल आया। परसों अपने होने वाले हस्बैंड को महफिल महफिल में ले आना। बाई लोयान ने मेरी तरफ देखा, जो उनके पैर से टिककर अपनी उंगलियों से खेल रहा था। टाइम और जगह, परसों 8 बजे। वही पुरानी वाली जगह, ठीक है, हम पक्का पहुंच जाएंगे। ओके, ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मैंने क्यूरियोसिटी के साथ ऊपर देखा। क्या वो झांग वेनकिंग दीदी का कॉल था? वो परसों हमें एक गैदरिंग के लिए बुला रही हैं। सही है, मैं पिछले कुछ दिनों से क्रेजी लेवल पे बिजी हूँ। थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये अच्छा टाइम है। झांग फैमिली कर वापस आने के बाद मैं झांग वानरू और झांग यान से परसों की गैदरिंग के बारे में बात करने ही वाला था। पर जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा झांग वानरू जल्दी में बाहर भाग रही थी। यहाँ तक कि वो मेरे पास से गुजरी, पर उन्होंने एक नज़र मुझे देखा तक नहीं और चली गई। मैं दरवाजे के पास ब्लैंक होकर खड़ा रह गया और लिविंग रूम में बैठे झांग यान की तरफ सिर घुमाया। दीदी को क्या हुआ है? झांग यांग एक मीनिंगफुल स्माइल देने लगा। इधर आजा, मैं तुझे सीक्रेटली बताऊंगा। मेरी क्यूरियोसिटी पिक्ड हो गई। मैं झटपट दौड़ते हुए झांग यांग के बगल में बैठ गया। झांग यांग ने बिट अराउंड द बश नहीं किया, उसने डायरेक्टली मुझे सब कुछ बताया। सुनते ही मैं तुरंत स्टन हो गया। बहन के पास असल में फर्स्ट लव था। झांग यांग ने हाँ में सिर हिलाया, बिल्कुल सही। और तू कभी अंदाजा नहीं लगा पाएगा, वो बॉय हमारी बहन का एकमात्र पसंदीदा था। मैं हैरानी में जबड़ा ड्रॉप हो गया। तो फिर उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया? इसे सुनते ही जियांग यांग का एक्सप्रेशन थोड़ा सौर हो गया। क्या वो क्यू यानझो गाय की वजह से नहीं था? मैं पूरी तरह स्टन हो गया। क्यू यानझो के इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं थी। अचानक जियांग वानरू का क्यू यानझो के प्रति पुराना एटीट्यूड याद आया, तो तुरंत समझ आया कि जियांग वानरू उसे इतना नापसंद क्यों है। पता चला कि ये एक हिस्टोरिकल इश्यू था। तो क्यू यानझो ने एग्जैक्टली क्या किया? जियांग याम भरी और मुझे बताया जियांग वानरू के पास्ट और उसके फर्स्ट लव की कहानी। कहानी बहुत सिंपल थी और थोड़ा क्लिशे भी। जियांग वानरू का पहला प्यार झोलिन था। वो जियांग वानरू के साथ ही उसी मेजर में क्लासमेट था। जियांग वानरू और झोलिन की कहानी असल में रिच गर्ल और पुअर स्कॉलर की रियल लाइफ वर्जन थी। जियांग वानरू अमीर परिवार से आई थी। उसका बैकग्राउंड बहुत अफ्लुएंट था और लुक भी किलर था। स्कूल में वो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी थी। झो लिन के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो काफी ऑर्डिनरी लगती थी, और फिर भी झो लिन ने अपनी स्किल्स पर भरोसा किया और सबको इम्प्रेस करने वाली प्रेस्टिजियस स्कूल में एडमिशन लेना, जियांग वानरू वगैरह के क्लासमेट बनना कभी कभी फेच में मैजिक जैसा होता है, क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग स्टेट्स वाले लोगों को, जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं, कनेक्ट कर देता है। जियांग वानरू जो लिन की अनडाइंग और रेजिलियंट ऑरा से बहुत अट्रैक्टेड हो गई, तो उसने झो लिन की हर मूव पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बाद में जियांग वानरू का दिल मूव हो गया। जैसे ही उसका दिल मूव हुआ, जियांग वानरू फॉर्मली एक्शन लेगी। तो जियांग वानरू ने झो लिन को परस्यू करना शुरू किया। शुरू में झो लिन ने जियांग वानरू की परस्यू को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन टाइम के साथ उसका पहले का सॉलिड हार्ट भी मूव हो गया। पर जैसे ही वो सफल होने वाली थी, हुआयान जो सामने आया। उसके साइकोलॉजिकल रीजन क्या थे कोई नहीं जानता, लेकिन क्यू यानझो ने खुद को जियांग वानरू और झोन के बीच डाल दिया। इसी कारण जो लिन ने मिसअंडरस्टैंड किया और अंत में जियांग वानरू और झो लिन साथ नहीं हो पाए। झो लिन ने अपनी एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से विदेश चला गया, जबकि जियांग वानरू देश में ही रही। जैसे ही उसने ग्रेजुएट किया, वो फैमिली कंपनी में जॉब ले ली। दिमाग में एक क्वेश्चन पॉप हो गया, क्या क्यू यानजो को लो यान पसंद नहीं है? क्या उसके पास इतना टाइम था कि वो जाकर बहन के जोर लिन के साथ रिलेशनशिप को बर्बाद कर दे? जब जियांग यांग ने ये सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। क्यू यानझो के लिए थोड़ा कंटेम्प्ट दिखाते हुए, कौन जानता है, वो लड़का लो यान और हमारी बड़िन के पास आने वाले हर बॉय के प्रति अजीब हेट रखता है। मैं एक पल के लिए सीरियसली सोचा, भौहें सिकोड़ते हुए, कि क्या हो सकी क्यू यानझो ने मिसअंडरस्टैंड किया और सोचा कि जो लिन वो लड़का है जो लो यान के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो जियांग यांग भी कुछ देर के लिए सीरियसली सोचा। लगता इस वजह के अलावा उसे और कोई रीजनेबल कारण नहीं मिला। मैं हाँ था, इस लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अच्छा है कि अब वो विदेश चला गया है। मैं बेफिक्री से हंस पड़ा तो बहन बस बाहर चली गई। क्या ऐसा है कि उसे कहीं ना कहीं पता चल गया?
अजो लिन देश वापस आया और शायद एयरपोर्ट पे उसे पिक करने गया। मैंने सिर हिलाया, समझ आया दिखाते हुए। भाई, क्या तुम्हें लगता है बहन अभी भी जो लिन के लिए फीलिंग्स रखती है? झांग यांग एक पल के लिए सोचा। शायद नहीं तो उसने वो नहीं किया होता। ऐसे ही एयरपोर्ट पर किसी को पिक करने के लिए धावा बोलना। सच में। दूसरे तरीके से सोचें, अगर बड़ी बहन सच में जो लिन के साथ हो सके तो बुरा नहीं होगा। आखिरकार वो अब जवान नहीं रही और ज्यादा रिलेशनशिप नहीं हुई। जोर से बोलना थोड़ा एम्बारासिंग लग रहा है। मैंने सुना और होंठ चिपकाए, हंसते हुए। मैंने जियांग ई यांग के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वास्तव में तुम्हें किस तरह का इंसान पसंद है? तो मैंने बस कैजुअली पूछा, लेकिन पता चला कि सवाल पूछते ही जियांग ई यांग एक पल के लिए फ्रीज हो गया, जैसे कुछ या किसी को याद कर रहा हो। तेरे पास कुछ चल रहा है ना? वो कौन है? जियांग ई यांग के चेहरे पर शर्मिंदा लुक आ गया जब उसे पकड़ लिया गया। उसने होंठ चुपचाप बंद किए और लंबा टाइम सोचा। अचानक उसने मिस्ट्री की तरह मुझसे कहा, मेचिन, मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछ ले, आगे बढ़। मेरी आंखों में क्यूरियोसिटी के छोटे छोटे स्टार्स भर गए। जियांग ई यांग थोड़ा शर्मिला लग रहा था। उसने लंबा टाइम हिचकिचाया, फिर कहा, अगर तुम्हें कोई बहुत छोटा उम्र वाला पीछा करे तो क्या तुम उस व्यक्ति के साथ रहोगी? मैं हैरानी से जियांग ई यांग को देखा। अब भाई, क्यूट छोटी लड़की तुझे पीछा कर रही है क्या? तो उस एक लाइन ने जियांग ई यांग का पूरा चेहरा लाल कर दिया। जियांग ई यांग गिल्टी होकर इधर उधर देखता रहा। बकवास मत कर। मैंने तो बस कैजुअली पूछ लिया। मैंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे मैं सब समझता हूँ। जियांग ई यांग और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गया। तो तूने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए सीरियस होकर सोचा और नाटक करते हुए अपनी ठुड्डी भी सहलाई। टी पर कितनी छोटी? क्या वो एडल्ट है? जियांग यांग की नजरें थोड़ी बचती हुई सी थीं। बस कुछ ही साल छोटी है, वो पक्का एडल्ट है। तो जिसे परेसू किया जा रहा है उसे उस प्रीटी लड़की के बारे में कैसा फील हो रहा है? क्या कोई फीलिंग्स हैं? जब मैंने ये कहा तो मेरा चेहरा एकदम गॉसिपी सा लग रहा था। जियांग यांग के गाल हल्के से लाल हो गए। उसकी बातें भी थोड़ी लड़खड़ाने लगी। मैं उसे डिसलाइक नहीं करता, मुझे लगता है मैं उसे थोड़ा पसंद करता हूँ। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने एक्साइटमेंट में जियांग यांग का हाथ पकड़ लिया। अगर फीलिंग्स हैं तो फिर किस बात की हेजिटेशन है? पर वो मुझसे काफी छोटी है। आजकल के जमाने में जब जेंडर इश्यू नहीं है तो उम्र क्या चीज है? मेरा मतलब है, अगर परेसू होने वाले को वो लड़की बुरी नहीं लगती तो उसे एक चांस देना चाहिए। ये सुनकर जियांग कुछ सोचने लगा। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। मैंने उसे बस धीरे धीरे सब समझने का टाइम दिया। जियांग वानरू सच में हवाई अड्डे पे जॉ लीन को पिकअप करने गई थी। जब चू लीन विदेश गया, जियांग वानरू भी हवाई अड्डे पर गई। पर वो चू लीन के सामने डायरेक्ट नहीं आई। वो बस चुपके से एक कोने में छिप गई और अपने पसंदीदा बॉयज को प्लेन में चढ़ते देखती रही। हाल ही में जियांग वानरू ने अपनी यूनिवर्सिटी क्लास ग्रुप चैट खोली, जो उसने सालों से नहीं खोली थी। 99 से ज्यादा मैसेज में उसने तुरंत ही चू लीन के देश वापस आने की न्यूज देखी और जब पता चला कि चू लीन की फ्लाइट आज रात है, जियांग वानरू फटाफट बाहर निकल पड़ी। इन सारे सालों में जियांग वानरू ने असल में चू लीन को कभी नहीं भुलाया। चूले के विदेश जाने के बाद जियांग वानरू ने अपने फैमिली कनेक्शन से थोड़ा बहुत चुलीन की लाइफ का रिसर्च किया। जब पता चला कि चुलीन की विदेश की लाइफ सब ठीक चल रही है, जियांग वानरू को थोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। जियांग वानरू को लगा कि चुलीन को वापस आने का कोई इरादा नहीं है। अचंभे से वो वापस आ गया। हवाई अड्डे पर इंतजार करते हुए जियांग वानरू शांति से बैठ गई। वो फिर से थोड़ा हिचकिचाने लगी कि चूलिन को लेने के लिए हवाई अड्डे आने वाला उसका इम्पल्सिव एक्शन, क्या इससे चूलिन को कोई ट्रबल होगा? तो पर जब वो परिचित साइला धीरे धीरे पास आया तो ये सारी फिक्रें जियांग वानरू के दिमाग के पीछे धकेल दी गईं। चूलिन एक बहुत बड़ा सूटकेस धकेल रहा था। जियांग वानरू ने चूलिन को देखा और उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई। चूलिन, लॉन्ग टाइम नो सी। परिचित आवाज ने चूलिन के थॉट्स को खींच लिया। कई साल पहले की बात है तो यादों की उस लड़की ने एक बार ऐसे कूल आवाज में उसका नाम बुलाया था। तो चूलिन की आंखों में वो रिमिनिसेंस देखकर जियांग वानरू के होठ फिर से स्माइल कर गए। पहले चलते हैं यार, यहाँ खड़े होकर रास्ता ब्लॉक मत करो। इसी बात पर जियांग वानरू ने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। अचूलिन की धुंधली नजर उनके जमे हुए हाथों पर पड़ गई और फिर उसने जियांग वानरू की साइड प्रोफाइल की ओर नीचे देखा। चेहरा फ्लैश हो गया। मैं खुद चल सकता हूँ। फिर चुलिन ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की पर जियांग वानरू और ज्यादा टाइट पकड़ ली। एयरपोर्ट भीड़ भाड़ वाला है, सीन मत बनाओ। अभी बनो उस अगुड बनो से चुलिन का दिमाग थोड़ा ब्लैंक हो गया। वो बेवकूफी से जियांग वानरू द्वारा एयरपोर्ट से बाहर ले जाया गया। बस ऐसे ही जियांग वानरू ने चुलिन को कहा कि सूटकेस ट्रंक में रखो, फिर पैसेंजर डोर खोलकर अंदर बैठो। अचुलिन ने पैसेंजर सीट की ओर हिचचाते हुए देखा। पीछे बैठना बेहतर रहेगा। इसी वजह से चुलिन पीछे की सीट की ओर चलने की सोच रहा था। वो कार की डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाया पर जियांग वानरू के हाथ ने रोक दिया। जियांग वानरू ने खुद और कार के बीच चुलिन को कोने में धकेल दिया। हल्का सिर उठाते हुए बोली, खुद ही अंदर बैठो या मैं मदद करूं, एक चुनो। चुलिन का चेहरा और भी लाल हो गया तो वो बैक डोर के हैंडल को छोड़कर जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। जियांग वानरू के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। जब वो कार की ओर झुकी तो उनके बीच की दूरी अचानक बंद हो गई।
चुलिन ने उसकी ओर देखा, उसकी नजर हर तरफ झपकने लगी। वो जियांग वानरू ने हाथ बढ़ाया और उसके लिए सीट बेल्ट बांध दिया, फिर बाहर झुकी और कार का दरवाजा बंद कर दिया। जियांग वानरू को कार के सामने से घुमा घुमा के अंदर बैठते चुलिन का हाथ सीट बेल्ट को कस के पकड़ लेता है। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे छाती से बाहर कूद ही जाने वाला हो। तो कार में बैठने के बाद जियांग वानरू ने अपना सीट बेल्ट बांध लिया। उसने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे। हवाई जहाज से उतरते ही तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, पहले खा लेते हैं, जियांग वानरू ने ऐसा टोन दिया कि इनकार नहीं किया जा सके। चू लिन ने मुंह खोला, पर अंत में एक भी शब्द नहीं निकला। उसका समझौता वाला एक्सप्रेशन जियांग वानरू को बहुत खुश कर गया। कार धीरे धीरे हवाई अड्डे से निकल गई। जियांग वानरू ने चू लिन को अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले गई। ऑर्डर करते समय जियांग वानरू ने चून से कूल अंदाज में एक सवाल पूछा, पहले जैसा ही स्वाद अभी भी है क्या? चू लिन ने मेज पर रखे पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। जियांग वानरू ने तुरंत कुछ डिशेज ऑर्डर कर दी, तो पानी पीने की चू लिन की हरकत थोड़ी रुक गई। वो सब डिशेज थीं जो उसे खाने में पसंद थीं। इतने सालों बाद भी जियांग वानरू ने उसके टेस्ट को याद रखा, या उसने नहीं सोचा था। जियांग वानरू ने ऑर्डर खतरने के बाद सिर घुमाया और चू लिन को उसे खाली खाली देखता हुआ देखा। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हारे टेस्ट को गलत याद नहीं किया, है ना? फिर चू लिन ने फिर से होश में आकर मुस्कुराती जियांग वानरू को देखा। उसके चेहरे पर भी अनजाने में एक स्माइल आ गई। तेरी मेमोरी वाकई बहुत बढ़िया है। तू अभी भी याद रखता है कि मुझे क्या खाना पसंद है? सुन के जियांग वानरू ने चुलिन को बिना हटे घूरा। मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, बस तेरे से जुड़ी चीजों की मेमोरी ही बढ़िया है। जैसे ही उसने चुलिन को देखा, जियांग वानरू ने दिल में पहले ही कुछ तय कर लिया था। वो चाहती थी फिर से चुलिन को परस्यू करे। उस साल उसने एक बार छोड़ दिया था, वो चाहे जो भी हो नहीं छोड़ेगी। इसीलिए अभी अभी से जियांग वानरू एक अम्बिग्युअस माहौल बना रही थी। उसका चुलिन के लिए फीलिंग्स छुपाने का कोई इरादा नहीं था। चुलिन ने जियांग वानरू की नजर से टकराया और उसकी आंखों की ज्यादा गर्मी से जल गया, तो वो तुरंत ही हट गया। जियांग वानरू नहीं चाहती थी कि चुलिन को रिट्रीट का मौका मिले। वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर धीरे से चुलिन की पीठ पर हाथ रखी, तो उसके हाथ के नीचे का हाथ एक पल के लिए कड़ा हुआ, लेकिन नहीं हटा। देखकर जियांग वानरू की आंखें चमक उठीं। वो धीरे धीरे चुलिन का हाथ थाम ली। चुलिन, तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना? चुलिन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। तो मैं जानती हूँ। जियांग वानरू का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी आवाज में एक अनजानी तात्कालिकता थी। तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगी फिर से तुम्हें ट्रैक करने का? कचुलिन ने जियांग वानरू को कुछ बोले बिना देख लिया। जियांग वानरू को कोई जल्दी नहीं थी। वो वही आदमी था जिसे वो प्यार करती थी। उसे तुरंत कोई फैसला लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी थी। कोई बात नहीं, पहले खा लेते हैं। जियांग वानरू ने उसका हाथ छोड़ दिया। कचुलिन कुछ बोलना चाहता था, पर जैसे ही उसने मुंह खोला, प्राइवेट रूम के दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। वेटर ने एक करके डिशेज टेबल पर रखे, फिर शालीनता से कमरे से बाहर निकल गया। जियांग वानरू ने पहल करके चुलिन की प्लेट में खाना डाल दिया। खाओ। चुलिन ने उसकी ओर देखा, फिर थोड़ी देर बाद सिर हिलाया। अचुलिन इस खाने को थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होकर खा रहा था। जियांग वानरू ने सब देखा पर कुछ नहीं कहा। तो खाना खत्म करने के बाद जियांग वानरू ने चुलिन को घर ड्राइव करने की योजना बनाई। कार में बैठते ही जियांग वानरू ने धीरे धीरे बात की। क्या क्या तुम्हारा घर अभी भी उसी एरिया में है? चुलिन की सीट बेल्ट बंधाने की हरकत थोड़ी रुक गई। अब फिर उसने सिर हिलाया। जियांग वानरू ने गैस पे पैर रखा और आधे घंटे बाद कार एक प्यारे माहौल वाले रेजिडेंशियल एरिया में रुक गई। ये रेजिडेंशियल एरिया कई साल पुराना था, पर हाल ही में रिनोवेट हो गया और माहौल बहुत बढ़िया था। चुलिन कार से बाहर निकला, थोड़ा बदलते हुए इस रेजिडेंशियल एरिया को देखकर वो हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों तक न लौटने के बाद घर ऐसा बदल गया होगा। जियांग वानू ने नई बनी हुई रेजिडेंशियल एरिया को देखा। उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। किसी ने तो इस इलाके की वैल्यू देखी होगी। ये सुनकर चुलिन ने जियांग वानरू की ओर देखा, पर कुछ भी कह नहीं पाए। तो फिर उस व्यक्ति की नजर अच्छी है, ऊपर चलो, देर हो गई है। जैसे ही उसने कहा, जियांग वानरू ने अपने हाथ में थैला सूटकेस चुलिन की ओर धकेला। कचून ने अपना सूटकेस वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने धीरे से हैंडल को पकड़ा, जैसे कुछ कहने को हो। जियांग वानरू ने उसे जल्दी नहीं की, ना ही धक्का दिया। वह ने बाएं मोड़ ली और बस चुपचाप उसे देखती रही। काफी बाद चुलिन आखिरकार बोला, चाय के लिए ऊपर आना चाहोगी? ये जैसे ही शब्द निकल, से लगा कि बात थोड़ी अस्पष्ट रह गई, इसलिए उसने फिर मुंह खोलकर समझाया, बस चाय पीने के लिए, और कुछ नहीं। जितना वो समझाने की कोशिश करता, उतना ही जटिल लगने लगा। कचूलिन ने निराशा में सिर नीचे किया और जियांग वानरू की धीमी हंसी सुनी। जियांग वानरू ने हाथ बढ़ाया और छू लिया। चुलिन का चेहरा, कोई जरूरत नहीं, तो मैं पहले वापस जा रहा हूँ। चुलिन ने जियांग वानरू की ओर ऊपर देखा। सावधानी से ड्राइव करना, महले ऊपर जाऊंगा। जियांग वानरू ने अपना हाथ वापस खींचा और सिर हिलाया। पीछे चलो, मैं तुम्हें वॉच करूंगा। अचुलिन एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। उसने अपना सूटकेस कॉरिडोर में खींचा। कोने से गुजरते समय चुलिन अनजाने ही अपना सिर पीछे मोड़कर देखता रहा और देखा कि जियांग वानरू अभी भी उसी जगह खड़ी थी, उस पर कोमल नजर से टिकी हुई। चुलिन का चेहरा फिर से लाल हो गया। वह अपना सूटकेस लेकर ऊपर की सीढ़ियों पर धड़ाम से दौड़ा।
जियांग वानरू की नजर 8वीं मंजिल की खिड़की पर पड़ गई। अगले ही सेकंड में उसने देखा कि उस खिड़की की बत्ती जल गई। तभी उसने अपनी नजर हटाई, पीछे मुड़ी और निकल गई। जियांग वानरू घर पहुंचते ही विला में कदम रखते ही उसने अपना फोन निकाला और जैसे किसी को मैसेज कर रही हो, आई एम होम लिखा। तो दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, फिर जल्दी से आराम कर ले, गुड नाइट। गुड नाइट तो मैं अभी कहना भूल गई थी, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, चश्मा भी पहने हुए। जियांग वानरू ने अपने फोन की स्क्रीन देखी तो दूसरे ने उसकी मैसेज का काफी समय तक जवाब नहीं दिया। वह भी जल्दी में नहीं थी और फोन को अपनी जेब में रख दिया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, किचन के दरवाजे पर मेरी आंखों से मिल गई। जियांग वानरू चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अभी तक रेस्ट क्यों नहीं कर रहा? मैं हाथ में पानी की गिलास घुमा रहा था, नीचे आया एक गिलास पानी लेने। अरे यार, जल्दी ही थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, मैं अब ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। वैसे जियांग वानरू भी ऊपर जाने की प्लान बना रही थी। अचानक मेरी आवाज पीछे से आई, असिस तो अभी किसको टेक्स्ट कर रही थी। जियांग वानरू का शरीर कड़क गया। फिर उसने सुना मैं एक और लाइन बोल रहा था, तो तू तो बड़ी हैप्पी लग रही है, मुस्कुरा रही है, क्या तेरे पास बॉयफ्रेंड है? जियांग वानरू हैरानी से पीछे मुड़कर देखी। मैं उसे क्यूरियसली देख रहा था। जियांग वानरू एक पल सोचे के बाद स्मिर्क किया। अभी तक नहीं जीत पाई उसे, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो ये सुनते ही मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैं जियांग वानरू के पास और करीब आया। क्या इसका मतलब है कि मैं जल्दी ही साला बन जाऊंगा? जियांग वानरू मुस्कुराई और मेरे बालों को रफल किया। तू ऐसा कह सकती है तो फिर तू पूरी कोशिश कर, मैं इंतजार कर रहा हूं कि तू मेरा साला घर ले आए ताकि मैं देख सकूं। जियांग वानरू हंसी में मुस्कुराई। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने कमरे में वापस आया और जियांग यांग को अभी जो हुआ था बताने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। जियांग यांग बिस्तर पर पेट के बल लेटा फोन खेल रहा था। अचानक मेरा मैसेज देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गया, तो उसे क्लिक करके पढ़ा और तुरंत शौक में उछल गया। सिस, क्या वो वाकई सिंगल स्टेटस से बाहर निकलने वाली है? पक्का सच्चाई होगी। उसने खुद ही कहा कि हम जल्दी ही साला बनेंगे। मैंने नहीं सोचा था कि हमारी बड़ी दीदी इतनी काबिल होगी। वो असल में से संभाल लेती है। तो मैं स्क्रीन पे आया मैसेज देखकर भौहें चढ़ा ली कि उसने कहा कि अभी तक उसने जीत नहीं पाई। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं कि हमारी बड़ी दीदी बहुत काबिल है। अगर चूलन इतना आसान था पिच करना, तो हमारी दीदी के लिए तो बहुत आसान हो जाता ना। शुरुआत में ही सब कुछ वैसा ही था। ये तो एक क्लासिक एंग्स्टी प्लॉट नहीं लग रहा। जियांग यांग ने मेरे भेजे हुए मैसेज को देखा, फिर उसे समझदारी लगा और हाँ कह दिया। हमारा एस सेन सही कह रहा है, तो हमें हमारी दीदी को थोड़ा सजा देना चाहिए जब वो अपने पति को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, मैं तो इसको लेके थोड़ा उत्साहित हूँ। दोनों भाई उत्साह से चैट कर रहे थे। उनके चैट विंडो में एक अनपेक्षित मैसेज पॉप अप हुआ। तुम दोनों मेरे काम की बात करने से पहले, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये हमारा 3 भाई का ग्रुप चैट है? गलत जगह पर भेज दिया। जैंग वॉन रू की याद दिलाने के बाद हमें समझ आया कि हम इसे गलत ग्रुप में भेज चुके थे। तो किसी के पीछे गॉसिप करते हुए खुद वही व्यक्ति पकड़े तो कैसा फील होता है? तो बिल्कुल तुम तुरंत ही रन कर दोगे। स्लीपी हो रहा हूँ, स्लीपी हो रहा हूँ। अकल भी वर्क है, अभी सोने जा रहा हूँ। मैं बहुत स्लीपी, अब बिस्तर पर जा रहा हूँ, गुड नाइट। जियांग वानरू ने अपने फोन की चैट स्क्रीन देखी। उसके होठों पर एक हेल्पलेस स्माइल आ गया, तो उसने फोन नीचे रख दिया। उसकी उंगलियों ने फोन स्क्रीन पर रिदमिकली टैप किया। बाद जियांग वानरू ने फिर से अपने और चू लिन के बीच की चैट विंडो ओपन की, तो उनकी चैट हिस्ट्री अभी भी वहीं रुक गई थी जहां जियांग वानरू ने चुचुलिन को चश्मे वाले हैंडसम दिखने की तारीफ की थी। ये साफ नहीं था कि चू लिन बिजी था या बस साय, लेकिन ने उसके मैसेज का रिप्लाई कर दिया था। जियांग वानरू ने एक पल सोचा और एक लाइन टाइप की, स्लीप हो गया। आधा मिनट बाद दूसरी साइड ने रिप्लाई भेजा, अभी 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 शॉवर खत्म किया। क्या चल रहा है? जियांग वान रूस की उंगलियों ने फोन पर जल्दी से टाइप किया, परसों शियांगवान किंग एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या तुम आ रहे हो? कुछ मिनट इंतजार करने के बाद चू लिन ने रिप्लाई भेजा, क्या मेरे जाने में कोई प्रॉब्लम है? कोई भी इनअप्रोप्रिएट चीज नहीं है। सब पुराने क्लासमेट्स हैं, ओके फिर चलेंगे। जियांग वान रस के होठों के कोने हल्के से उठ गए। फिर परसों तुम्हें पिक अप कर लेगा। गैदरिंग का काम सॉल्व हो जाने के बाद जियांग वानरू ने अपने क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप चैट ओपन किया। क्या मैं परसों की गैदरिंग में फ्यूचर फैमिली मेंबर ले आऊं? ग्रुप कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहा, फिर मैसेजेस बुलेट्स की बैरेज की तरह फ्लड हो गए। जियांग वानकिंग एक्साइटेडली पॉप अप हो गई। ओ माय गॉड, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ क्या? जियांग वानरू ने कहा कि वो फैमिली मेंबर ले आना चाहती है। युगुसु जल्दी से कहा, करेक्शन, फ्यूचर फैमिली मेंबर। सबने एक्साइटेडली चैटर किया। मैसेज जल्दी जल्दी स्क्रॉल अप हो रहे थे। जियांग वानरू के एक्सप्लेन करने से पहले उसने अचानक बै लुइन का मैसेज भेजते देखा। चूचू लीन वापस आया। बै लुइन की इस लाइन की वजह से छो ग्रुप कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। फिर मैसेजेस फिर से स्क्रॉल होने लगे। झांग वान किंग क्यूरियस फुल स्क्रीन पर टाइप करने लगी, क्या वही चुलीन है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ? क्या वो चुलीन है जियांग वानरू का फर्स्ट लव, जिसे उसने दिल से लव किया? क्या वो चुलीन है जिसे क्यू यान शिव ने सैबोटेज किया और फिर विदेश चला गया? हॉट, ओ माय गॉड। झांग वानरू
क्या तुम दोनों फिर से वही पुरानी बिछड़े हुए लवर्स वाली रियूनियन सीन करने वाले हो, या फिर ये दोबारा पैच अप होने वाली स्टोरी है? झांग वानकिंग तो एकदम चैटर बॉक्स बन गई और उनके छोटे से ग्रुप चैट पे लगातार स्पैम करने लगी। तो गुस्सू को तो एक बार भी बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। जियांग वानरू ने वो सारे मैसेजेस देखे और स्क्रीन पर टाइप किया, हाँ, चू लिन वापस आ गया है और मैं उसे फिर से प्रपोज करने का प्लान बना रही हूँ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जब तुम्हारी शादी हो तो मुझे ब्राइड्समेड बनाना मत भूलना, गुशू ने कहा। बहुत बहुत बधाई, अब फाइनली दो चाहने वाले एक होने जा रहे हैं। जिक्सी किंग ने भी अपनी विशेष भेजी। कांग्रेचुलेशंस, बाई लुयान ने कहा। अब भाभी क्या ख्याल है इस बारे में? चलो साथ में ही शादी कर लेते हैं, काफी पैसे बचेंगे। जियांग वानरू अपने तीनों बेस्ट की विशेष से बहुत खुश थी, पर जैसे ही उसने बाई लुयान का लास्ट सेंटेंस देखा उसका चेहरा उतर गया। सपनों में ही सोचना, ऐसा क्या तूने अभी तक मेरे डैड को मना लिया है? बाई लुयान ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। जियांग वानकिंग और गुज्जू अपने फोन देख रहे थे और अपने अपने कमरों में छुपकर हंस रहे थे, तो उन्होंने थोड़ी देर और ग्रुप पर गप्पे मारे और फिर सब सोने चले गए। गैदरिंग वाले दिन मैं और बाई लुयान बाई कॉरपोरेशन से निकले। जियांग यांग को भी इनविटेशन मिला था। बस इतना हुआ कि वो काम से आधा घंटा जल्दी निकल गया। थोड़ी देर जियांग हाउस गया, कपड़े बदले और फिर गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जियांग वानरू सीधे जियांग कॉरपोरेशन से आई। उसने चू लिन की सोसाइटी तक ड्राइव किया और दूर से ही चू लिन को एंट्रेंस पर वेट करते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ गिफ्ट बैग्स भी थे। जियांग वानरू गाड़ी से उतरी और खुशी खुशी चू लिन की तरफ चल दी। इधर उधर देख रहे चू लिन की नजर अचानक दूर से आती आती जियांग वानरू पर पड़ी। ये पहली बार था जब चू लिन ने जियांग वानरू को लॉन्ग ड्रेस पहने देखा था। वो बस उसे देखता ही रह गया। पता भी नहीं चला कि कब जियांग वानरू उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। चू लिन का ऐसा चेहरा देखकर जियांग वानरू ने धीरे से उसके माथे पर उंगली से मारा। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? चू लिन होश में आया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बहुत सुंदर, क्या तुम अभी ऑफिस से आ रही हो? जियांग वानरू ने अपने माथे से बाल हटाए और कहा, चलो चलते हैं। जियांग वानकिंग और बाकी लोग शायद हमारा ही वेट कर रहे होंगे। ये कहकर जियांग वानरू ने बहुत ही नेचुरली चू लिन के हाथ से गिफ्ट बैग्स ले लिए। क्या उन्हें पता है कि तुम भी आ रहे हो? जियांग वानरू की आंखों में एक चमक आई और उसने सिर हिलाया। मैंने उन्हें पहले ही हिंट दे दिया था। तो वैसे मेरा छोटा भाई मिल गया है, वो भी आज रात आ रहा है। चू लिन ने हैरानी से जियांग वानरू की तरफ देखा। जियांग वानरू के इस छोटे भाई के बारे में चू लिन को थोड़ा बहुत पता था। जियांग यांग नाम के भाई के अलावा जियांग वानरू का एक सबसे छोटा भाई भी था जो 20 साल से ज्यादा टाइम से खोया हुआ था। तो तुम्हें तुम्हारा सबसे छोटा भाई मिल गया। जियांग वानरू के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हाँ, सच कहूं तो इसके लिए मुझे बाई लुयान को थैंक्स बोलना चाहिए। फिर जियांग वानरू ने उसे शॉर्ट में पूरी स्टोरी सुनाई कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढ निकाला। आचेन उस बाई लुयान के साथ ही है। अभी कुछ टाइम पहले ही उन दोनों की एंगेजमेंट भी हुई है। तो चुलिन बहुत ध्यान से सब सुन रहा था। उसे भी पता था कि जियांग वानरू इस भाई को ढूंढने के लिए कितनी बेताब थी। ये सुनकर कि मैं मिल गया हूँ, चू लिन भी जियांग वानरू के लिए बहुत खुश था। अचानक चू लिन को कुछ याद आया और वो चिल्लाया, ओह नो, अब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा छोटा भाई भी आ रहा है। मेरे पास एक गिफ्ट कम है, एक काम करते हैं, पहले मॉल चलकर एक गिफ्ट खरीद लेते हैं। तो जियांग वानरू मुस्कुराए, अरे कोई बात नहीं, आचेन इन चीजों का बुरा नहीं मानेगा। वो बहुत चिल और इजी गोइंग है, तुझे बाद में पता चल जाएगा। चू लिन ने जानबूझकर जियांग वानरू की बातों के गहरे मतलब को अनसुना कर दिया। तो उसने अपना फोन कर पास के स्टोर सर्च किए और देखा कि उनके जाने के रास्ते में ही एक मॉल है। यहीं पास में मॉल है, चलो वहीं चलते हैं। जियांग वानरू ने चू लिन के सीरियस एक्सप्रेशन देखे और फिर आगे कुछ नहीं बोला। तो उसने सिर हिलाया और नेविगेशन फॉलो करते हुए मॉल के एंट्रेंस पर गाड़ी पार्क कर दी, जहां गैदरिंग के लिए प्राइवेट रूम बुक था। विंग, गुशुए और जी चुचिंग सबसे पहले पहुंचने वाले 3 लोग थे। उन तीनों के अलावा अभी तक कोई और नहीं आया था। जियांग वानकिंग का चेहरा एक्साइटमेंट और इंतजार से भरा हुआ था। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। तुम्हें क्या लगता है वो कब तक आएंगे? वो लोग कितना स्लो हैं यार। गुसी और जी सिचिंग आराम से एक साइड बैठे हुए थे। उनके मुकाबले झांग वानकिंग थोड़ी ज्यादा ही बेचैन लग रही थी। वो गुसुई ने सिर उठा के उसकी तरफ देखा। तुझे लोगों से मिलने की जल्दी है या गॉसिप की? झांग वानकिंग ने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। के लिए और किस लिए? हमारी बहन फाइनली सिंगल से मिंगल होने वाली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी ही देर में प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और बाई लोयान मुझे अंदर ले गई। उसने पूरे कमरे को स्कैन किया, वो लोग अभी तक नहीं आए। झांग वानकिंग तुरंत उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़ी हो गई। अभी तक तो नहीं, शायद रास्ते में होंगे। बाई लुयान और मेरे पहुंचने के कुछ ही देर बाद प्राइवेट रूम का दरवाजा फिर से खुला। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गईं और देखा कि जियांग यांग दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा है। कमरे में सबका रिएक्शन देखकर जियांग यांग थोड़ा हंसा। तो मुझे अंदर आते देख तुम सब इतने डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहे हो? अब फिर जियांग यांग मेरे बगल में बैठ गया। उसकी नजरें पूरे कमरे में घुमारी, दीदी अभी तक नहीं आई क्या? अभी तक तो नहीं। क्या आपको पता है वो किसके साथ आ रही हैं? मैंने चमकती आंखों से जियांग यांग की तरफ देखा। जियांग यांग पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर तुरंत समझ गया, तेरा मतलब है। तो मैंने तुरंत सिर हिलाया, हाँ हाँ
बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो। जियांग यांग ने शौक में अपना मुंह ढक लिया। बड़ी दीदी ने उसे पटा भी लिया। असंभव, कल रात तो वो कह रही थी कि अभी तक बात नहीं बनी है। तो फिर मैंने कल रात क्लोज फ्रेंड्स वाले ग्रुप चैट में जो हुआ वो सब जियांग यांग को बताया। वो सब सुनने के बाद जियांग यांग का चेहरा अभी भी हैरानी से भरा हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी दीदी लव की मास्टर हैं। तो उन्होंने ये चाल बहुत ही ब्यूटीफुली चली है। भले ही आज मॉम डैड यहाँ नहीं है, पर फिर भी इसे अपने क्लोज फ्रेंड्स और सगे भाई से मिलवाना ही माना जाएगा। मैंने भी एग्री करते हुए सिर हिलाया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जियांग वानरू इतनी स्किलफुल होंगी। अगर वो जियांग वानरू का फिक्स्ड पार्टनर ना होता तो शायद वो इतना आगे ना बढ़ती। इसने तो चू लिन को लगभग ये वानरू के सोशल सर्कल और फैमिली सर्कल में खींच लिया है। ये एक तरह से उसे जियांग वानरू के फ्यूचर हस्बैंड के स्टेटस की चुपचाप मंजूरी देने जैसा है। जब वो लोग एक्साइटमेंट में बातें कर रहे थे तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से फिर से खुला। जियांग वानरू सबसे आगे चलकर अंदर आई। तो उसका छोटा सा फ्रेम अपने पीछे चू लिन को बस आधा ही छुपा पा रहा था। कमरे में मौजूद हर किसी ने जियांग वानरू के पीछे झांकने की कोशिश की और दे उसके पीछे से चश्मा पहने एक यंग लड़का बाहर निकला। तो चू लिन की नजरें कमरे में बैठे एक इंसान पर घूमी। फिर उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हेलो एवरीवन, मैं चू लिन हूँ। यहाँ जियांग यां और मेरे अलावा बाकी सब चू लिन को बहुत अच्छी तरह जानते थे। टाइम नो सी चू लिन। उनमें से ज्यादातर लोग सेम मेजर में थे और स्कूल के टाइम पर कभी कभी एक दूसरे से मिलते रहते थे। और चून और जियांग वानरू के बीच जो भी था वो सब बहुत अच्छी तरह जानते थे। जियांग वानरू ने हल्का सा खांसा और चू लिन को लेके मेरे और जियांग यांग के सामने आकर खड़ी हो गई। चू लिन, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये जियांग यांग है और ये जियांग शेन है। जियान और मैं अपनी ब्राइट स्माइल के साथ उनकी तरफ देखने लगे। चू लिन ने भी एक फ्रेंडली स्माइल दी। तुम दोनों को। जियांग यांग और मैंने एक साथ कहा, हेलो चू लिन भाई। चू लिन ने हम दोनों की तरफ देखकर सिर हिलाया। अब फिर उसने जियांग वानरू के हाथ से गिफ्ट बैग्स ले लिए। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। झांगी, यांग और बाकी सबके गिफ्ट्स चू लिन ने पहले ही रेडी कर लिए थे। पैकेजिंग बैग्स सब एक जैसे थे, पर झांग वानकिंग ने नोटिस किया कि जो गिफ्ट चू लिन ने मुझे दिया था वो उन सबके गिफ्ट से एकदम अलग था। झांग वानकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चू लिन को पता है कि जियांग वानरू अपने इस छोटे भाई को सबसे ज्यादा पैम्पर करती है। उसने इसके लिए अलग से गिफ्ट भी तैयार किया। हचूलिन हक्का बक्का रह गया। जियांग वानरू ने झांग वानकिंग को घूर कर देखा तो मैंने अपने हाथ वाले गिफ्ट बैग को देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा गिफ्ट सच में बाकी सबसे अलग था। चूलिन थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। मुझे पहले नहीं पता था कि आज शेन भी आ रहा है, इसलिए मैं बस मॉल गया और ये गिफ्ट खरीद लिया। चूलिन का एक्सप्लेनेशन सुनकर झांग वानकिंग को भी लगा कि शायद उसने अभी कुछ गलत बोल दिया है, तो उसने थोड़े नर्वस होकर अपना सिर खुजलाया। माय बैड, ज़बान फिसल गई थी, बुरा मत मानना। कचुलिन ने अपना सिर हिलाया। वो झांग वानकिंग के नेचर को जानता था, इसलिए उसने उस बात को दिल पर नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा। मैंने खुशी खुशी गिफ्ट पकड़ा। थैंक यू चूलिन भाई। चूलिन थोड़ा शर्माता हुआ दिखा। तो गिफ्ट चुनने में जियांग वानरू ने मेरी हेल्प की थी। तो मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद आएगा या अगर पसंद ना आए तुम काउंटर पर जाकर इसे एक्सचेंज कर सकते हो। तो चूलिन को लेकर मेरा इंप्रेशन काफी अच्छा था। जरूरत नहीं है चूलिन भाई, जो भी गिफ्ट देंगे मुझे वो पसंद ही आएगा। जियांग वानरू चलकर चूलिन के साइड में आ गई। तो मैं था ना कि आज शेन बहुत इजी गोइंग है, जो भी खरीदेगा उसे सब पसंद आएगा। ये सुनकर चूलिन ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया और मुस्कुराने लगा। ये देखकर जियांग यांग ने एक हाथ मेरे कंधे पर और दूसरा चूलिन के कंधे पर रखा। अब सब आ ही गए हैं तो चलो पहले खाना खाते हैं। तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। झांग वानकिंग ने तुरंत हमें हाँ मिलाई। हाँ बिल्कुल, चलो खाते हैं। वो ये सुनते सब एक एक करके बैठ गए। वो चार लोग जियांग यांग का ग्रुप जो पार्टनर्स के बिना आए थे एक साथ बैठ गए और उनके सामने दोनों कपल्स बैठे थे। खाना शुरू होने के बाद बाई लोयान ने हमेशा तरह सबसे पहले मेरी पसंद की डिशेज सर्व की। वो डिशेज जो मुझे खाना सबसे ज्यादा पसंद है। उनके बगल में जियांग वानरू ने भी वही किया। उसने चूलिन की फेवरेट स्वीट एंड सोर पोर्क रिब्स उसके बाउल में डाल दी। चूलिन ने चुपके से अपने सामने बैठे उन चार लोगों की तरफ देखा। उसने धीरे से जियांग वानरू को थैंक यू बोला। जियांग वानरू बहुत अच्छे मूड में खाना खाने लगी। तो फिर वो बीच बीच में चूलिन की पसंद का खाना उसके बाउल में डालती रही। तो उनके सामने बैठे उन चार लोगों ने जब ये सीन देखा तो उन्हें खाना खाने से पहले ही अपना पेट भरा हुआ सा लगा। इन दोनों कपल्स के पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को देख देखकर ही उनका पेट भर गया था। खाना खाने के बाद झांग वानकिंग ने सजेस्ट किया कि अभी तो काफी जल्दी है, चूंकि सब लोग बड़ी मुश्किल से साथ आए थे तो बिना मस्ती किए कैसे जा सकते थे। अजियांग वानू ने काफी सोच समझकर चूलिन का ओपिनियन मांगा। चूलिन को भी घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो मान गया। वो थोड़ी ही देर में वो सब महाजुंग टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे और मैं दोनों ही एकदम न्यूबीज थे। हमने ये गेम पहले कभी नहीं खेला था, तो हम दोनों अपने बगल वाले इंसान को बड़े ऑकवर्ड तरीके से देख रहे थे। मुझे नहीं पता ये कैसे खेलते हैं। चूलिन के एक्सप्रेशन भी थोड़े अजीब थे। मुझे भी खेलना नहीं आता, क्या ख्याल है मैं बस खड़ा होकर देखूं। वो जियांग वानरू ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।
अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, बाई लोयान ने मुझसे प्यार से कहा। अगर तू जीता तो सब तेरा, तो और अगर तू हारा तो वो मेरा सिर। जब मैं यहाँ हूँ तो क्या तुझे अभी भी डर लग रहा है कि तू सीख नहीं पाएगा? इस बात पे मैंने भी हामी भर दी। ये भी सही है, झांग वानकिंग ने उन चारों को इतना स्वीट और चीजी होते देख मन ही मन कसम खाई। मैं तो पक्का इन्हें नहीं छोड़ने वाली। जब तक चूलिन और मैं इनएक्सपीरियंस थे, उसे जियांग वानरू और बाई लुयान को अच्छे से लूटना था शुरुआत में, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं था। या तो मैं हार रहा था या फिर चूलिन जीत नहीं पा रहा था। जीत हमेशा झांग वानकिंग और गाओशू की ही हो रही थी, तो झांग वेनकिंग सबसे ज्यादा जीती। पर धीरे धीरे बाई लोयान और जियांग वानरू की गाइडेंस में चूलिन और मुझे गेम समझ आने लगा। अब फाइनली हमने एक दो छोटे राउंड्स जीत ही लिए। भले ही हम ज्यादा नहीं जीते, पर हम जैसे दो न्यूबीज के लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी। हमारे जीतने के चांसेस और भी बढ़ते चले गए। झांग वेनकिंग के चेहरे से स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगी। दुग्गू सुई के चेहरे पर अभी भी वही शांत एक्सप्रेशन थे। भले ही वो भी नहीं जीत रही थी, पर उसका एटीट्यूड काफी सही था। और नहीं खेलना, और नहीं खेलना, तो मेरे सारे पैसे तुम तीनों की जेब में क्यों जा रहे हैं? मैं खुश नहीं हूँ। अब मैं टेंट्रम्स थ्रो करने वाली हूँ। चू लिन और मैंने अपने सामने रखे चिप्स देखे। हम भी थोड़े हैरान थे। झांग वेनकिंग को ऐसे देखकर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक हमारी हंसी छूट गई। और गुसी और जियांग वानरू ने एक साथ अपने हाथ उठाए और झांग वेनकिंग के दोनों कंधों को थपथपाया। गेम है तो हार जीत तो चलती रहेगी ना? झांग वेनकिंग ने उन्हें एक लुक दिया और उनके हाथ झटक दिए। क्या मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हूँ? चलो फिर से खेलते हैं। पर ऐसा लगा जैसे लेडी लक पूरी तरह मेरे और चूल इनके साइड हो गई थी। झांग वानकिंग अपना सब कुछ हार गई। वो बेचारी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो खड़ी हुई और अपनी सीट झांग यियांग को दे दी। पर झांग यियांग ऐसा लग रहा था जैसे किसी और से बात करने में बिजी हो। वो एक साइड बैठा हुआ था और पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। क्यूरियस होकर मैं खड़ा हुआ और सोफे की तरफ गया। मैं जियांग यियांग के बगल में जाकर धप से बैठ गया। किससे बातें चल रही हैं? झांग यांग के चेहरे की वो स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसने चुपचाप अपना फोन उल्टा करके रख दिया कि कुछ नहीं यार, बस एक दोस्त कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा था। मैंने जियांग यांग को काफी देर तक शक वाली नजरों से घूरा, तब जब तक उसे खुद गिल्टी फील नहीं होने लगा। जियांग यांग का फोन बज उठा। उसने एक नजर फोन पर डाली। मैं ये कॉल बाहर जाकर अटेंड करता हूँ, तुम लोग खेलो, ये कहकर जियांग यांग प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। तो बाई लुयान और मेरे बगल में बैठ गई। मैंने नेचुरली उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने एक पल सोचा। बाई लोयान के कान के पास झुककर धीरे से कहा, लोयान, मैं लगता है भाई को प्यार हो गया है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद मैं फिर से बोला, और लगता है वो लड़की उससे काफी साल छोटी है। ये सुनकर कि जियांग को कोई मिल गई है जो उम्र में उससे बहुत छोटी है। बाई लोयान की आंखों में भी थोड़ी हैरानी दिखी। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं था, पर आज राज जियांग यांग सच में थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। और बस वेट करता रहा और वेट करता रहा, पर मुझे जियांग यांग अभी तक वापस आता नहीं दिखा। मुझे अब थोड़ी टेंशन होने लगी थी। लुयान, भाई काफी देर से बाहर है, क्या हमें उन्हें चेक करना चाहिए? भाई लुयान ने मेरा फिक्रमंद चेहरा देखा और सिर हिलाया। अब मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, भाई लुयान ने झांग वानचिंग और बाकी सबको बताया और फिर मेरे साथ प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। हम दोनों कॉरिडोर में चलने लगे, पर जियांग यांग का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। कॉरिडोर की खिड़की से बाई लुयान ने होटल के नीचे का सीन देखा। मैंने जियांग यांग को देखा, जिसने अभी कहा था कि वो कॉल करने जा रहा है। वो होटल के नीचे फाउंटेन के पास खड़ा था और उसके सामने एक लड़की बैठी थी। और एंगल ऐसा था, लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए न तो बाई लोयान और न ही मैं उस लड़की का चेहरा देख पाए। मैं तो लगभग पूरा शीशे से ही चिपक गया था। क्या ये वही अंकरस है जिसकी भाई बात कर रहा था? बाई लोयान ने मेरे और फिर नीचे जियांग यांग की तरफ देखा। इस वक्त जियांग यांग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। ये देखकर लग रहा था कि वो और वो लड़की काफी अच्छी बातें कर रहे हैं। पक्का ये वही होगी। मैं काफी देर तक घूरता रहा, पर उस लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसकी वजह से मैं उस बंदी का चेहरा नहीं देख पाया जिसके बारे में मैं गॉसिप कर रहा था। तो मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड था। मेरा सच में मन है देखेगा कि वो दिखती कैसी है। लुयान, क्या तुम्हें लगता है वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल होगी? तो बाई लुयान के जवाब का वेट किए बिना मैं तुरंत फिर से बोला, तो वो पक्का बहुत सुंदर होगी। मेरे भाई को तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल लोग ही पसंद आते हैं। अपने सामने ही मुझे किसी दूसरी लड़की की तारीफ करते देख बाई लुयान थोड़ी नाखुश हो गई। उसने मुझे शीशे की तरफ धकेल दिया। एक हाथ से उसे धीरे से मेरी ठुड्डी उठाई। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आज शेन मुझे क्यों नहीं देख रहा? मैंने उसे देखा और अचानक मेरी हंसी छूट गई। मैंने बाई लुयान की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ डाल दिया। मिस बाई को जलन हो रही है। ठुड्डी पर रखा बाई लोयान का हाथ अब मेरी गर्दन के पीछे चला गया। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और हमारे बीच का डिस्टेंस कम कर दिया। जैसे ही हमारे लिप्स टच होने वाले थे, बाई लोयान ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छूने लगी। मुझे जलन हो रही है। और इसी के साथ बाई लोयान ने सीधे मेरे होठों पर किस कर लिया। हम होटल के कॉरिडोर में ऐसे किस कर रहे थे जैसे आसपास कोई हो ही नहीं।
कि मुझे डर था कि कोई वहां से गुजर न जाए, इसलिए मैंने धीरे से बाई लुयान को पीछे धकेल दिया। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत एम्बेरेसिंग होगा। बाई लुयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आज शेन जो कहेगा मैं वही करूंगी। तो मैंने फिर से नीचे फाउंटेन की तरफ देखा तो पाया कि नीचे खड़े वो दो लोग न जाने कब वहां से जा चुके थे। मेरे फोन पर एक मैसेज आया, जियांग यांग का मैसेज था। वो कुछ काम आ गया है, मुझे पहले निकलना होगा, तो उन्हें बता देना। मैंने बाई लुयान को वो मैसेज दिखाया और एक लाइन टाइप की, ओके भाई, फिर जल्दी घर आना याद रखना। मैसेज मिल गया। मैंने अपना फोन वापस रख लिया और बाई लुयान को सीधे वापस प्राइवेट रूम में ले गया। तो ग्रुप ने प्राइवेट रूम में थोड़ी देर और मस्ती की और सबके अपने घर निकलने से पहले जियांग वानरू फिर से चू लिन को घर छोड़ने गई और बाई लोयान ने भी मुझे ड्रॉप किया। लेकिन हम सीधे घर नहीं गए, इसके बजाय हम पास की एक फूड स्ट्रीट चले गए। हम बहुत कम ही ऐसे टहलने के लिए बाहर निकलते हैं, और जैसे ही मैंने फूड स्ट्रीट में एंट्री की, मेरा ध्यान हर तरह के स्नैक्स की तरफ चला गया। वे देखते ही देखते मेरे दोनों हाथों में कई सारे स्नैक्स थे, तो मैं एकदम सेटिस्फाइड होकर खा रहा था। और सिर्फ खुद ही नहीं खा रहा था, तो मैं बाई लोयान को भी खिला रहा था। और जब मैं उसे खिलाता तो बाई लोयान बड़े प्यार से सब खा लेती। मैं ग्रिल्ड स्क्यूअर्स खा रहा था कि तभी मेरी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। मैं रुक गया और उसे गौर से देखने लगा। लोयान, मुझे लगता है भाई दिख गया है। बाई लोयान ने अपने पंजों पर खड़े होकर वहां देखने की कोशिश की जहां मैं इशारा कर रहा था। वहां कुछ ही मीटर की दूरी पर एक फूड स्टॉल पर दो लोग बैठे थे। उनमें से एक जियांग यांग था। तो मैं उस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए मैंने खाने की फिक्र छोड़ दी और बाई लोयान को उसी डायरेक्शन में खींचने लगा। तब पर जब तक हम उस फूड स्टॉल पर पहुंचे, जियांग यांग और वो लड़की वहां से जा चुके थे और फूड स्ट्रीट में बहुत भीड़ थी। मुझे जियांग का कहीं पता नहीं चला। दोनों ही बार किस्मत खराब थी। मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। मुझे सच में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। मेरा उदास चेहरा देखकर बाई लुयान ने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा छुआ। अगर जियांग यांग ने सच में उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने का फैसला कर लिया है, तो तुम्हारी उससे मुलाकात हो ही जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो काफी देर मैंने आप भरते हुए कहा, हम तुम सही कह रही हो। हम दोनों थोड़ी देर और फूड स्ट्रीट में टहले और फिर ड्राइव करके घर आ गए। तो वैसे देखा जाए तो ये काफी बड़ा कोइंसिडेंस था। तो बाई लुयान की कार अभी गेट पर रुकी ही थी, तभी पीछे से दूसरी कार की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो जियांग यांग कार से बाहर निकल रहा था। तो बस बात यह थी कि उसने जो कपड़े पहने थे वो नहीं थे जो वो पहनकर बाहर गया था। आपके कपड़े? जियांग यांग ने देखा कि मैं उसके कपड़ों के बारे में पूछ रहा हूँ। उसकी आंखों में एक चमक आई। वो वाले कपड़े गए गलती से गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने ये नया सेट खरीद लिया। क्या तुम दोनों अभी वापस आए हो? मैंने सिर हिलाया। अचानक कुछ याद आते ही मैं फिर से बोला, लुयान अभी मुझे उसी फूड स्ट्रीट ले गई थी। फूड स्ट्रीट का नाम सुनते ही जियांग यांग की नजरें थोड़ी बचने लगी। ऐसा क्या? सही है। जियांग यांग का ये थोड़ा गिल्टी सा चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया कि फूड स्ट्रीट पर मैंने जिसे देखा था वो जियांग यांग ही था। जियांग यांग बात नहीं करना चाहता था और मैं भी उसे फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बाई लुयान को बाय बोला और जियांग यांग के कंधे पर हाथ रखकर घर के अंदर चला गया। पर कमरे में जाने से ठीक पहले मैंने अचानक यांग से पूछा, भाई क्या आप प्यार में हो? जियांग यांग की पीठ एकदम अकड़ गई। वो तुरंत मुड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। काफी देर बाद वो थोड़ा एम्बेरस लगा और अपनी गर्दन सहलाने लगा। मैंने अभी तक उसे हाँ नहीं बोला है, तो अभी हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने तो बस कैजुअली ये बात कही थी। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग यांग का मुझसे ये बात छुपाने का कोई इरादा नहीं होगा। एक्चुअली मैंने उस लड़की को अभी थोड़ी देर पहले हॉल में देखा था। जियांग यांग के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखी। मैंने अपनी बात जारी रखी, आप उस लड़की के साथ फूड स्ट्रीट भी गए थे ना? झांग यांग के चेहरे पर हल्की सी ऑकवर्डनेस आई, पर उसका सच में मुझसे कुछ छुपाने का मन नहीं था। उसे मेरे पिछले सवालों से समझ आ गया था कि मैंने कुछ तो गेस कर ही लिया है, क्योंकि मैं उसे देख चुका था। अब झांग यांग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। झांग यांग ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और मुझे खींचकर मेरे कमरे में ले गया। हम दोनों बेड के किनारे पर बैठ गए। फिर मैंने बड़े एक्साइटमेंट के साथ झांग यांग की तरफ देखा, बस उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। झांग यांग ने मेरे गॉसिपी चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिया। पूछना है पूछ ले, तो जो मुझे पता है वो मैं तुझे बता दूंगा। मैं बहुत देर से क्यूरियस था, पर जुबान पर आए शब्द ने वापस गले में उतार लिए। को तुम उस लड़की से कहाँ मिले? वो ज्यादा बड़ी नहीं लगती। क्या उसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है? जियांग यांग ने सिर हिलाया। अभी ग्रेजुएट हुई है, आज रात उनकी ग्रेजुएशन पार्टी थी। ये बोलते हुए जियांग यांग एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी लाली आ गई। रात मैंने पहले से ही उसे तुम सबसे मिलवाने का प्लान बनाया था। तो जब जियांग यांग ने कहा कि वो उस लड़की को हमसे मिलवाना चाहता था, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि भाई उस छोटी लड़की पूरी तरह लट्टू हो चुका है। आज रात की गैदरिंग किस टाइप की थी, ये जियांग यांग को अच्छी तरह पता था। अगर उसने उस लड़की को लाने के बारे में सोचा, तो इसका मतलब है कि भाई के दिल में उसके लिए एक स्पेशल जगह है।
जियांग यांग के दिल में जो भी है सब ठीक है, आगे और भी चांस मिलेंगे। जियांग यांग ने अपना सिर हिलाया तो फिर मैं क्यूरियस होने लगा कि आखिर ये दोनों मिले कैसे। तुम्हारी इस लड़की से मुलाकात कहाँ हुई? यूनिवर्सिटी टाउन में। जियांग यांग ने अपना सिर हिलाया, जैसे उसे कुछ याद आया हो। कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मैं उससे एक म्यूजिक फेस्टिवल में मिला था। उस वक्त वो स्टेज पर थी और मैं ऑडियंस में बैठा उसे देख रहा था। एक्चुअली जियांग यांग की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसे म्यूजिक फेस्टिवल जैसी शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं है। तो पर उस दिन जियांग यांग का एक क्लोज फ्रेंड काफी सैड था और अपना मूड ठीक करना चाहता था, इसलिए जियांग यांग उसके साथ उस म्यूजिक फेस्टिवल में चला गया। तो बात बस ये हुई कि वहां पहुंचते ही वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। ऊपर से म्यूजिक फेस्टिवल में शोर इतना ज्यादा था, जियांग यांग अपने उस फ्रेंड से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। पहले तो जियांग यांग ने सोचा कि वो वहां से निकल जाए, पर भीड़ सच में बहुत ज्यादा थी। भीड़ उसे बार बार अंदर की तरफ धकेलती जा रही थी। उसके बाद जियांग यांग ने हार मान ली और बस म्यूजिक फेस्टिवल के ग्राउंड में इधर उधर टहलने लगा। बस उसी टहलने के दौरान उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो स्टेज की लाइट्स के नीचे एकदम चमक रही थी। शुरू में जियांग यांग सिर्फ उस लड़की की ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। उसे उसका म्यूजिक बहुत पसंद आने लगा, लेकिन उस वक्त तक जियांग यांग के मन में उसके लिए वैसी वाली फीलिंग्स नहीं थी। उसके बाद जियांग यांग परफॉर्मेंस देखकर वहां से निकलने ही वाला था, तभी अचानक स्टेज एरिया की तरफ से शोर शराबे की आवाज आई। जियांग यांग ने मुड़कर देखा तो कुछ लोग उसी जानी पहचानी लड़की का पीछा कर रहे थे। पहले तो जियांग यांग ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़की सीधे उसकी तरफ भागती हुई आएगी। इससे पहले कि जियांग यांग कुछ समझ पाता, उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। और उस दिन के बाद से जियांग यांग अलग अलग जगहों पर उस चमकती हुई लड़की से मिलता रहा। तो धीरे धीरे जियांग यांग और वो लड़की काफी क्लोज आ गए। जियांग यांग को खुद भी पता नहीं चला कि कब उसे वो पसंद आने लगी। तो बस जब उसने इसे कन्फेस किया तो जियांग यांग ने तुरंत उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने झांग यांग को देखा जो अपनी मुलाकात की यादें सुना रहा था। झांग यांग के चेहरे पर पूरे टाइम एक प्यारी सी स्माइल थी। तो क्या अब आपने अपने दिल की बात एकदम क्लियरली समझ ली है? मैंने बड़े एक्साइटमेंट के साथ झांग यांग की तरफ देखा और उससे पूछा। झांग यांग होश में आया, अपने छोटे भाई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मेरे बाल बिगाड़ दिए। मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स तो हैं, पर हम साथ होंगे या नहीं ये उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हें उस लड़की को थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। अगर वो बंदी सही नहीं निकली या उसका कैरेक्टर खराब हुआ तो मैं झांग यांग को उसके साथ कभी नहीं रहने दूंगा। और जियांग यांग के मेरे कमरे से जाने के बाद तो मुझे अचानक कुछ याद आया। इतनी देर तक पूछताछ करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सब जरूरी चीज पूछना ही भूल गया, और वो ये कि आखिर उस लड़की का नाम क्या था। आज जब मैं काम पर गया तो मैंने अचानक मैनेजर वांग को कुछ नए चेहरों के साथ अंदर आते देखा। मैनेजर वांग ने सबको उन अजनबी चेहरों के बारे में बताया। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के नए इंटर्न्स हैं, सब लोग प्लीज इनका वेलकम करें। तो सबने साथ दिया और तालियां बजाईं। उसके बाद मैनेजर वांग ने उन इंटर्न्स को लिया और अलग अलग एम्प्लॉयज के साथ असाइन कर दिया। उनमें से मुझे भी एक इंटर्न मिली। तो मेरे साथ जो बंदी असाइन हुई थी उसे देखकर एक बार में ही पता चल रहा था कि वो फ्रेश ग्रेजुएट है, एकदम वाइब्रेंट और सुंदर लड़की जिसकी स्माइल बहुत ब्राइट थी। मेरा नाम शू वेई है। तो मैंने अपने सामने खड़ी शू वेई नाम की उस लड़की को देखा और सिर हिलाकर हेलो बोला। अशु वेई को हंसना बहुत पसंद था। वो खुद किसी चमकते हुए सूरज जैसी थी। ऊपर से वो मीठा बोलती थी और उसकी वर्क एफिशिएंसी भी बहुत हाई थी। नए डिपार्टमेंट में आए उसे बस कुछ ही दिन हुए थे, पर वो सबके साथ काफी क्लोज हो गई थी। मैंने कभी किसी इंटर्न को सुपरवाइज नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे बस कुछ ही काम दिए, शू वेई को करने के लिए सिंपल टास्क दिए, और शू यू वेई ने हर बार उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया, जिससे मेरा वर्कलोड भी काफी कम हो गया। आज दोपहर को बाई लुयान की मीटिंग थी। वो मेरे साथ लंच नहीं कर पाई। मैं सोचा था कि बस कर्मचारी कैंटीन में ही खा लूं। जब मैंने एक्स यू वेई को मेरे पास आते देखा, एक्स यू कुछ तो दिक्कत है क्या? एक्स यू वेई ने चमकीली मुस्कान दी। भाई जियांग, इस टाइम में सब कुछ के लिए थैंक्स। क्या मैं तुम्हें एक फूड ट्रीट करूं? ये सुनते ही मैं पहले तो हैरान रह गया। मैं उसे बताने ही वाला था कि इतनी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अगले ही सेकंड में मैंने एक्स यू वेई को कहा सुनाया, अब प्लीज रिजेक्ट मत करो भाई जियांग। मैंने थोड़ा सोचा और एक्स यू वेई के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का फैसला किया। बढ़िया है, तो चलो आज दोपहर चलते हैं। अब भाई जियांग अभी तक नहीं खाया, तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ भी। नजदीक एक छोटा स्ट्रीट फ्राई स्पॉट है जो बहुत टेस्टी है। मैंने सोचा और सिर हिलाया। तो दोनों साथ में कंपनी से बाहर निकल गए। पर जैसे ही हम कंपनी के गेट से बाहर निकले, एक व्यक्ति जिसने बड़े रेड रोजेस का बुक्के पकड़ा हुआ था दौड़ते हुए आया। तो उसका चेहरा देख मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि वही व्यक्ति था जो कंपनी के नीचे मेरे लिए इंतजार कर रहा था। चेन जिंग मैं उस दिन सुना था। तो चेन जिंग कंपनी के नीचे थी, कह रही थी कि वो बाई लुयान से मुझे स्टील करना चाहती है, और मेरी बहन ने मुझे कोने में खींच के धड़ाम मार दिया। कितना टाइम हो गया, ये लड़की फिर से आ गई है।
पिछली बार की मार उसके लिए काफी नहीं थी क्या? मैंने चेंजिंग को घूरते हुए कहा, तू कौन है? तू क्या चाहती है? गुलाब हाथ में लिए चेंजिंग मेरे तरफ चलती ही रही, पर एक्स यूवेई ने उसे मेरे पास आने का एक भी मौका नहीं दिया। उसने उसे मेरे सामने कड़ाके से ब्लॉक कर दिया। चेंजिंग को एक्स यूवेई बार बार ब्लॉक करता रहा और वो गुस्से में आ गई। वो एक्स यूवेई को नाराजगी से घूरती रही। और तू कौन है? मेरे पास जियांग शेन को कहने को कुछ है। रास्ता सा कहकर चेंजिंग ने एक्स यू को धक्का देने की कोशिश की, पर एक्स यू एक इंच भी नहीं हटा। उसका छोटा सा फ्रेम भी बहुत पावरफुल था। मैं कौन हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू क्या चाहती है? चेंजिंग 2 बार धक्का दिया, तो जखा की एक्स यू को धक्का नहीं लगा पा रही। उसके चेहरे पर अजीब सी झलक आई, पर उसने जल्दी से फेशियल बदलकर ड्रेस ठीक करने की कोशिश की। मैं जियांग शेन को परस्यू कर रहा हूँ। चल हट, मेरी कॉन्फेशन में मत रोको। मैंने एक्स यू के कंधे पर थथपा दिया। एक्स यू ने सिर घुमा लिया और मैंने आवाज धीमी कर दी। मैं उसे नहीं जानती, क्या तुम उसके गेट रीड करने का कोई तरीका सोच सकते हो? एक्स यू ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। फिर उसने चेन जिंग की तरफ बहुत चमकीली मुस्कान के साथ मुड़ गई। मुझे हमेशा लगता रहा कि एक्स यू की इस मुस्कान में थोड़ा शरारती टच है। जैसे ही अगले सेकंड में मैं सीधे एक्स यू को देख गया। उसने अपना हाथ चेंजिंग की गर्दन के चारों ओर लपेटा, तो उसकी एजली स्किल्स ने एक्स यू को चेंजिंग को आसानी से कंट्रोल करने दिया और उसके हाथ के नीचे चेंजिंग का सिर हेडलॉक में फंस गया। एक्स यू ने मुझ पर चमकीली स्माइल दी। झांग, थोड़ा मेरा इंतजार कर। तो फिर चेंजिंग की प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए उसने उसे दीवार के कॉर्नर की तरफ ले गई। दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड इस सीन को देख रहे थे। ये सीन थोड़ा फेमिलियर लग रहा था, तो मेरी आंखें उनके फिगर्स को फॉलो करती हुई उस फेमिलियर कॉर्नर पर रुक गईं, क्योंकि दोनों का बैक इस दिशा की तरफ था। 2 सिक्योरिटी गार्ड और मैं नहीं जान पाए कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने सिर्फ चेंजिंग को अचानक झुके हुए देखा, तो उसका पूरा शरीर लगभग जमीन पर स्क्वैट हो गया और एक्सु वेई ने अपने हाथों से नॉन एग्जिस्टेंट धूल झाड़ दी। वो स्माइल करके मेरी ओर चली आई। भाई जियांग, चलो चले। मैं उस कॉर्नर की तरफ एक झलक मारता हूँ। बोलते समय मेरी आवाज थोड़ी चिंतित थी। तुमने उसके साथ क्या किया? एक्सु वेई ने मासूमियत से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, बस एक फ्रेंडली एक्सचेंज था। कोई सीरियस बात नहीं है। मेरी नजर उस कोने में खड़ी व्यक्ति पर पड़ी, वो आकृति जो खड़ी नहीं हो पा रही थी। क्या तुम पक्का हो कि वो बस एक छोटा एक्सचेंज था? तो कोई सीरियस बात नहीं है। ये कर एक्स यू वेई ने अपनी छाती पर थपथपा दिया। चिंता मत करो, निम्मी लिमिट्स पता है। मैंने अपनी नजर वापस खींच ली। ठीक है, फिर चले। एक्स यू वेई ने मुझे उस छोटे स्ट्रीट फ्राई वाले जगह पर ले गया जो उसने बताया था। रेस्टोरेंट में काफी लोग थे और एक्स यू वेई और मैं बस कई कस्टमर में से 2 ही थे। पहले मुझे लगा था कि एक्स यू वेई के साथ अकेले खाने के लिए बाहर जाना थोड़ा अनएप्रोप्रिएट है। अब लगता है मैं चीजों को ओवरथिंक कर रहा था। एक्स यू वेई सच में सिर्फ सच्चे दिल से मेरा थैंक्स कहना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे एक मील ट्रीट किया। सब कुछ सोचने के बाद मैं अनजाने में राहत की सांस ले लिया। कुकू वेई ने खाने के दौरान मेरी एक्सप्रेशन देखी। मेरी एक्सप्रेशन रिलैक्स होते देख उसने भी चुपके से राहत की सांस ली। खाने के बाद हम सीधे कंपनी वापस चले गए। ऑफिस में सहकर्मियों ने हमें साथ चलते हुए देखा। उनकी एक्सप्रेशन सब थोड़ी हैरान थी। एक मर्दाना सहकर्मी जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा था बोल पड़ा, शेन यार, तुम सीईओ बाई के साथ लंच नहीं कर पाए, वो मीटिंग में थी। एक मर्द सहकर्मी ने कहा और उसकी नजर शू वेई पर पड़ गई। एक पल सोचा, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता था कि वो मर्द सहकर्मी क्या सोच रहा था, तो मैं बस अपनी वर्कस्टेशन पर वापस चला गया। महिला सहकर्मी भी अपनी डेस्क पर वापस गई, लेकिन उसकी आंखें लगातार मेरी और शू वेई की ओर देखती रहीं। तो उसे हमेशा लगता था कि शू वेई का मेरे साथ व्यवहार थोड़ा ज्यादा अच्छा है। उसका लुक और मूड दोनों ही बहुत अजीब थे। अपर शू वेई ने सच में कुछ भी हद पार नहीं किया, इसलिए मर्द सहकर्मी ने सोचा कि वह ज्यादा सोच रहा है। सिर्फ इतना ही। धीरे धीरे सेल्स डिपार्टमेंट में सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक्स यूवेई मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा था। इतना अच्छा कि थोड़ा एक्सेसिव हो गया। हास्यास्पद बात यह है कि मैं जो इसमें शामिल था पूरी तरह अनभिज्ञ था। और शाओ शेन, ब्रो, तुम्हें नहीं लगता कि एक्स यूवेई तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है? तो मैं अपने हाथों में काम संभाल रहा था। ये सुनकर मैं उस मर्द सहकर्मी की ओर मुड़ गया जो अभी बोल रहा था। ज्यादा नहीं, एक्स यूवेई को मेरे नीचे इंटर्न के तौर पर असाइन किया गया था। क्या उसके लिए थोड़ा मदद करना सामान्य नहीं है यार? मर्द सहकर्मी हिचकिचाया और ज्यादा कहना चाहता था, तो उसने एक्सुवे जो ऑफिस में व्यस्त था की ओर देखा और आवाज नीचे कर दी। सब लोग सोच रहे हैं कि एक्सुवे तुम्हें लाइक कर रहा है। ऐसा सुनते ही मेरी टाइपिंग रुक गई। मैंने भाव में चढ़ा ली। नोवे, लगता है उसे मैं पसंद नहीं है। मर्द सहकर्मी के चेहरे पर हैरानगी की अभिव्यक्ति थी। तो वो तुम्हें क्यों ना पसंद करे? तुम तो एकदम टॉप और बहुत हैंडसम हो। एक्सुवे के तुम्हें लाइक करना तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं ऑफिस में एक्सुवे को देखता हूँ जो दूसरों की मदद कर रही है और सिर हिलाता हूँ। मैं फील कर रहा हूँ कि वो मुझे लाइक नहीं करती, पर अगर एक्सुवे तुम्हें नापसंद भी करे तो भी वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती है। शायद वो तुमसे फेवर मांगना चाहती है, इसलिए तुम्हें जीतने की कोशिश कर रही है। अमर्त सहकर्मी ने ऐसा बकवास बड़बड़ाया। वो सुनते ही मेरी आंखों में एक तेज नर चमक उठी। क्या वाकई मेरे सहकर्मी ने कहा जैसा एक्स वाई वे को मुझसे एक फेवर मांगना है? तो मैं टाल मटोल वाला नहीं हूँ। लंच ब्रेक में
मैंने एक्स वाई को कॉल किया, वे स्टेयरवेल की ओर गई। मैंने उससे सब कुछ फ्रैंकली समझाया, जबकि ए की हैरान अभिव्यक्ति देख रहा था। मुझे पता था कि मेरा अंदाजा सही था, एक्स वाई वे मुझे पसंद नहीं करती थी। फिर बहुत संभावना थी, जैसे मेरे सहकर्मी ने कहा, कि एक्स वाई वे मुझसे फेवर मांगना चाहती थी। क्या कुछ ऐसा है जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। ये सुनते ही एक्स यूवी शर्माते हुए सिर खुजलाने लगी। क्या मेरी तो जीतने की कोशिश इतनी क्लियर थी? भाई जी आप। मैंने सिर हिलाया, आंखों वाले कोई भी देख सकता है। तो तुम ही बताओ अगर ये स्पष्ट था। एक्स यूवी शर्माते हुए मुस्कुराई। असल में मेरे पास एक चीज है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भाई जियांग, मैं भी थोड़ा क्यूरियस था। पहले मैं एक्स यूवी को नहीं जानता था। मैं उसके लिए क्या मदद कर सकता हूँ ब्रो? बस बता दो। अगर ये ऐसा कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये मेरी काबिलियत से बाहर है तो बस माफी मांग सकता हूँ। एक्स यू वेई ने सिर हिलाया। जरूर, ये वही चीज है जिसमें तुम जरूर मेरी मदद कर सकते हो भाई जियांग। अब मैं क्यूरियस हो गया। मैं एक्स यू वेई को देख रहा था, उसके आगे बोलने का इंतजार करते हुए। लेकिन जैसे ही अहम मोड़ आया, एक्स यूवेई अचानक शर्मीली हो गई। मैंने अनजाने में एक्स यूवेई को देखा, जब वह अपनी उंगलियों को मोड़ मोड़ कर रगड़ रही थी। तो जब कोई नर्वस होता है तो ये एक सबकॉन्शियस छोटा सा एक्शन होता है। एक सुई किस बात से नर्वस थी? तो मैं अभी तक नर्वस भी नहीं था। वैसे ये पर्सन बोलेगा या नहीं, सस्पेंस मुझे मार रहा है। जैसे ही मैं उसे धकेलने के लिए मुंह खोलने वाला था, एक्स यू अंत में बोली, भाई जांग, तुमने कहा था कि तुम्हारा बायोलॉजिकल बड़ा भाई जियांग ये यांग है, सही? बिल्कुल सही। एक स्यू ने गहरी सांस ली और ऊपर देखी। उसकी नजर में पक्का इरादा था। सच्चाई तो यह है कि मैं जियांग यी यांग को परस्यू करना चाहता हूँ। जैसे ही वो शब्द बोले गए, मैं तुरंत हैरान हो गया। ये मैं ही नहीं, यहाँ तक कि सहकर्मी भी चुपके से छुपे हुए थे। तो बाहर वाले भी हैरान रह गए, एक्स यू ने अभी क्या कहा? और जिसको वो परस्यू करना चाहती थी, वो मैं नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई था। तो सब अवाओ, तो ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी साली बनना चाहती थी। मैं काफी टाइम तक दंग रह गया। ईद जैसे कुछ याद आया। अचानक मैं हाथ बढ़ाकर एक्स यू को घुमा दिया ताकि उसकी पीठ मेरे सामने आ जाए। फिर मैं उसकी पीठ को एक पल के लिए घुरा। अचानक मुझे समझ आया, तो वही तुम थी। एक्स यू उलझी हुई लुक में सिर खुजलाते हुए। भाई जिया, मैं ही था। तो मैं पहले कैसे नहीं समझ पाया? एक्स यू किट बहुत ही जान पहचान वाली लग रही थी। तो वो व्यक्ति जो मैं उस दिन होटल के नीचे वाले फव्वारे के पास देख रहा था, जियांगी यांग के बगल में खड़ी थी, वही ये लड़की थी। समझ आया, सब कुछ समझ में आ गया। तो क्या तुम पहले जियांग होटल में थी, अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पार्टी अटेंड कर रही थी? एक्स यू दंग रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। तो भाई, तुमने कैसे जाना? तो मैंने हाथ माथे पर रखा। तुम और मेरा भाई होटल से निकलने के बाद क्या तुम भी पास की फूड स्ट्रीट में गए? एक्स यू ने फिर से हैरान हो गई, फिर उस सिर हिलाया। हाँ, इस बार सच्चाई पूरी तरह से साफ थी। तो मैं हमेशा जिज्ञासु रहा हूं कि मेरे भाई को किसने कन्फेस किया था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्स यू ही होगी। लेकिन चूंकि तुम मेरे भाई को परस्यू करना चाहती हो, तो तुम उसके कंपनी में काम क्यों नहीं गई? एक्स यू ने शर्माते हुए अपना सिर खुजला। मुझे पता है कि जियांग ई यांग इस छोटे भाई को सबसे ज्यादा लव करता है। मैंने सोचा था कि ये तुम्हारे साथ शुरू होगा। पहले तुम्हें जीतूंगा, फिर तुम मेरी मदद करोगी मेरे भाई को परस्यू करने में। मैंने सीधे सीधे एक्स यू की छोटी स्कीम बता दी। एक्स यू ने देखा कि उसकी इंटेंशन पढ़ ली गई थी। उसे कोई शर्म नहीं लगी और ईमानदारी से हाँ में सिर हिलाया। तो मैंने आ भरी, तो तुम सोचती हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा? एक्स यू का एक्सप्रेशन थोड़ा शर्मिला हो गया। तो उसने ध्यान से मेरा एक्सप्रेशन देखा। शायद हो सकता है। फिक्र मत करो, मैं जियांग ई यांग को अच्छी तरह ट्रीट करूंगा। जब तक जियांग ई यांग मेरे साथ रहने को एग्री हो, तो मैं तुम्हारी जो भी मांग होगी वो करूंगा। मैंने शिव वेई के सच्चे एक्सप्रेशन को देखा, पर मैंने कुछ भी जवाब में नहीं कहा। भले ही जियांग यांग के मन में इस इंसान के लिए थोड़ी फीलिंग्स हैं, पर जियांग यांग और मैं अभी भी इसके कैरेक्टर को पूरी तरह नहीं समझते। अगर मैंने सच में इसकी हेल्प करने की ठान ली और बाद में पता चला कि शुवेई अच्छी इंसान नहीं है, तो क्या होगा? सॉरी शुवेई, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एक शुवेई के चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखी, पर उसने तुरंत फिर से स्माइल दी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मेरे होंठ हिले। मैं बस कहने ही वाला था कि क्या तुम सच में समझती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तभी मैंने एक्स युवेई को कहते सुना, अभी हम उतने क्लोज नहीं हैं। आपका शक करना तो नॉर्मल है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी जल्दी मुझ पर ट्रस्ट करके मेरी हेल्प करने लगेंगे। झांग भाई। तो मैंने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं बोला। शिवेई अपनी धुन में बोलती रही। तो मैं अपने एक्शन से आप लोगों को ये प्रूव करके दिखा दूंगी। काफी देर की साइलेंस के बाद मैंने हाथ आगे बढ़ाकर एक्स शिवेई का कंधा थपथपाया। अपना बेस्ट दो। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरा मूड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। एक्स शिवेई मुझसे 1 साल छोटी है। बस ये सोचकर ही कि अगर जियांग यांग और एक्स शिवेई सच में साथ आ गए तो मुझे उसे भाभी बुलाना पड़ेगा। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा। एक्स शिवेई और मैंने सब क्लियर करने के बाद एक ऑफिस वापस आ गए। जो गॉसिपी कलीग्स पहले छिपकर बातें सुन रहे थे, वो काफी पहले ही अपनी डेस्क पर लौटकर सीरियसली काम करने लगे थे। लंच के दौरान मैं बाई लुयान के ऑफिस गया।
अंदर घुसते ही मैं सीधा बाई लुयान की डेस्क के पीछे उनकी तरफ गया। बाई लुयान ने स्टेप्स की आवाज सुनी, ऊपर देखी और देखी मैं सीधे उसकी तरफ आ रहा हूँ तो उसने हाथ में फाउंटेन पेन रख दिया, थोड़ा चेयर घुमाकर खड़ी हुई और मुझे अपनी ऑफिस चेयर पर बैठने दिया। तो फिर उसने खुद ही मेरे लैप पर बैठ गई। मैंने अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट ली। भूखे हो? मैंने शाओलाई को कहा। मैंने अपना सिर सीधे बाई लुओयान की गर्दन में दबा दिया। उस महिला की आवाज थोड़ी रुक गई और फिर उसकी टोन नरम हो गई। क्या बात है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। अचानक मैं उदास स्वर में बोला कि मुझे पता है कौन मेरे बड़े भाई को टारगेट कर रहा है। बाई लुओयान ने हैरानी से हल्के से भौहें उठाई। कौन है? यह सुनते ही मैं बाई लुओयान की आंखों में देखता रहा। शब्द शब्द करके हमारे डिपार्टमेंट का नया इंटर्न, एक्सयू परिवार से। परिवार लुओयान का एक्सप्रेशन भी थोड़ा हैरान था। मैंने उसका एक्सप्रेशन देखा, मुझे पता था बाई लुओयान जरूर कुछ जानती है, इसलिए मैंने उसकी कमर पकड़ी और उससे एक्सयूए के बारे में बताने को कहा। बाई लुओयान के चेहरे की हैरानी थोड़ी ही टिक पाई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करो, अगर एक्सयूए वाकई एक्सयू परिवार से है तब फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उसे जियांग ई यांग के लिए एक बढ़िया मैच माना जाता है। तो मैं बाई लुओयान के जवाब से संतुष्ट नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा को पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं है, उससे तुलना में एक्सयूवाई का व्यक्तित्व ज्यादा अहम है। वाई यान ने सिर हिलाया। एक्सयू फैमिली की परवरिश बहुत सख्त है, परिवार के बच्चों से अच्छा व्यक्तित्व रखना जरूरी है। चिंतारो बाई लुओयान को ऐसा कहते सुनकर मैं भी थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। क्या एक्सयूवे वाकई एक्सयू फैमिली की वंशज है? क्या उसका व्यक्तित्व सच में ठीक है? बाई लुओयान को पता था कि मैं फिक्र में हूँ। जियांगी यान को धोखा मिल सकता है, इसलिए उसने पूरी पक्की बात नहीं कही। अगर तुम रिलैक्स नहीं हो तो मैं किसी को थोड़ा जांच करवाता हूँ। भले ही चुपके से जांच करना ठीक नहीं, पर भाई की खुशी के लिए मैं सिर्फ एक्सयूए से माफी मांग सकता हूँ। तो ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। बाई लुओयिन की आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं। एक हाथ धीरे से मेरी ठुड्डी पकड़ लिया। तो तुमने अभी क्या कहा? मैं हैरान रह गया। मैंने कहा एक्सयूए का मामला तुम्हें परेशान करेगा। मैं वाक पूरा करने ही वाला था, तभी बाई लुओयिन ने मेरे होठों को चूम लिया, तो धीरे से मेरे होंठ को चबा लिया। क्या हमें अभी भी इतना शालीन रहना पड़ेगा? मैंने होठों को मोड़ लिया तो मैं बाई लुयान को इंटेलिजेंटली देख रहा था। क्या ये मैं पोलाइट दिख रहा हूँ? बाई लुयान की नजर मेरे होठों पर टिकी रही। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि चेन कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल करे। तो वो हिंट इतना ओपन था कि जैसे सीधे सीधे लिख दिया गया हो। तो मैंने आंखें बंद करके एक्टिवली आगे झुकते हुए बाई लुयान को होठों पर चूम लिया। जब शाओली लंच लेकर आई, उसकी आंखें अनजाने में मेरे होठों पर लगे लिपस्टिक पर टिक गईं। तो वो तुरंत अपना सिर नीचे झुका गई ताकि आंखों में दिख रही अंडरस्टैंडिंग छुपा सके। तो मैं बाई लुयान को गले लगाते हुए पीछे हट गया और शर्माते हुए मुस्कुरा दिया।